हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको मेरी? आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। सभी को पता है कि जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होती है और एकदम से हमें उन चीजों को फेस करना पड़ता है जिसके लिए हम पहले से मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। इंश्योरेंस उसी रिस्क को मिनिमाइज करने की एक कोशिश है। बेसिकली इसके अंदर अगर हम मीनिंग की बात करें तो मीनिंग है कि इंश्योरेंस इज बेसिकली रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ रिस्क। जो रिस्क फ्यूचर में हम फेस कर सकते हैं उसको मिनिमाइज किया जाता है, किसकी हेल्प से? उसको ट्रांसफर करने का जो काम है बेसिकली कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। कंपनीज क्या करती हैं कि जो व्यक्ति एक अच्छे सिचुएशन में है, जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही है, तो उनकी हेल्प से उन लोगों को एक तरीके का आप कंट्रीब्यूशन देते हो उनके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, जो किसी टाइप के रिस्क को फेस करते हैं। दिस इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ रिस्क। और ये रिस्क ट्रांसफर कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ द प्रीमियम पेड एनुअली। कंपनी कभी भी किसी को सिक्योरिटी या लॉस को मिनिमाइज नहीं करती। उसके लिए क्या किया जाता है? प्रीमियम पे किया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा जो भी कंपनी से इंश्योरेंस लेता है। प्रीमियम का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि आपका जो रिस्क है वो कितना है। रिस्क आपका कम है, रिस्क आपका ज्यादा है। जितना ज्यादा रिस्क होगा एनुअली प्रीमियम आपका उतना ही ज्यादा आपसे चार्ज किया जाएगा। तो कंक्लूजन अगर हम निकालें तो इंश्योरेंस बेसिकली हमारे रिस्क को क्या करती है? मिनिमाइज करती है। कैसे करती है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिस्क। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस की जो टर्म आज के टाइम में हम सुन रहे हैं, कई बार हम सुन चुके हैं, पढ़ा भी है। तो ये जो टर्म है हमारे लिए आज हम फेमिलियर हो चुके हैं, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। उस टाइम भी इंश्योरेंस को यूज किया जाता था। उसका हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें इसको लिखा गया है, बताया गया है कि किस तरीके से लोग पहले समुद्री मार्ग से जब बिजनेस किया करते थे तो उनको रिस्क रहता था कि उनका सामान खराब ना हो जाए या डूब ना जाए। तो उस लॉस से बचने के लिए जो मेंबर होते थे, जो उस बिजनेस में काम करते थे, वो आपस में कंट्रीब्यूशन किया करते थे और वो कंट्रीब्यूशन इकट्ठा होता था और जब भी उनको कोई लॉस या हानि फेस करनी होती थी तो उस कंट्रीब्यूशन से वो क्या करते थे? उसको कवर कर लिया करते थे। तो हमारे जो अर्थशास्त्र है, धर्म शास्त्र है, उनमें इसका जिक्र किया गया है। दूसरा क्या है, इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा हम और ब्रॉडली एक्सप्लेन करेंगे। इंश्योरेंस को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक आता है आपका लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा आता है आपका जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? जो आपको लाइफ की कवरेज देता है उन परिस्थितियों से जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है और कभी भी आ जाती है, तो उससे आपको सुरक्षा प्रदान करता है लाइफ इंश्योरेंस। तो इसकी हिस्ट्री कब से शुरू हुआ? इसकी सबसे पहले इसको जो लाइफ इंश्योरेंस थी इंडिया के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में थी तो 18th सेंचुरी के अंदर इसकी शुरुआत हुई। 18th सेंचुरी के अंदर 1818 के अंदर फर्स्ट ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपकी बनी थी, जो सिर्फ क्या करती थी? लाइफ कवरेज देती थी 2 से 3 साल का। ज्यादा लंबा टाइम की कवरेज नहीं देती थी, यानी 2 या 3 साल में अगर कोई अनएक्सपेक्टेड घटना आपके साथ होती है तो उसको क्या किया जाता था? कंपनी के द्वारा कवर किया जाता। उसके बाद फिर धीरे धीरे बाकी बेसिकली क्या था उस टाइम, जो ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश जो कंपनी थी वो लाइफ इंश्योरेंस का काम करती थी। धीरे धीरे फिर इंडियन कंपनीज भी आने लगी और फिर धीरे धीरे उन चीजों को रेगुलेट करने के लिए एक्ट भी बनाया गया, एक्ट के अंदर अमेंडमेंट भी की गई। और 1956 के अंदर, 1956 के अंदर जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी उनको क्या कर दिया गया? मिला दिया गया, उनका नेशनलाइजेशन कर दिया। और नेशनलाइजेशन करने के बाद एक कंबाइंड आपकी जो आपने सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको LIC कहा जाता है। तो LIC
का उस टाइम हुआ, जन्म हुआ, कैसे जितनी भी उस टाइम आपकी इंश्योरेंस कंपनीज थी उनका नेशनलाइजेशन करके लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को इस्टेब्लिश किया। उसके साथ ही आपकी IRDA, आपने टर्म सुनी होगी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये काम क्या करती है? इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है, उसके लिए नियम बनाना, उसके रेगुलेशंस डिसाइड करना, ये काम IRDA का है। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया 2000 के अंदर। और एक और फ्रीडम दी गई कि देश के अंदर जो फॉरेन कंपनीज है इंश्योरेंस कंपनी, वो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ओपन कर सकती है, पार्टिसिपेशन में भी कर सकती है, लेकिन उनके जो पार्टिसिपेशन के परसेंटेज होगी वो 26% से ज्यादा नहीं। ये हमारी लाइफ इंश्योरेंस की हिस्ट्री थी। उसके बाद है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस किस चीज का होता है? जैसे हमारा लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लिविंग थिंग्स का होता है। और जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स का होता है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कार इंश्योरेंस है। तो ये चीजें क्या होती है कि आपको आपके माल का जो नुकसान होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, उसके लॉस को मिनिमाइज करती है, तो उसको जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। तो जनरल इंश्योरेंस की जो हिस्ट्री है वो भी 17th सेंचुरी से शुरू हुई है। और सबसे पहले 1666 के अंदर पहली फायर इंश्योरेंस कंपनी आपकी बनी थी, और ये भी इंग्लैंड के अंदर हुई थी। बेसिकली वहां पर क्या था, एक फायर यानी आग लगी थी उस टाइम, और उसको उसका नुकसान इतना बड़ा था कि उस चीज को उस टाइम रियलाइज किया गया कि ऐसा कुछ भी सिक्योरिटी होनी चाहिए जो आपके लॉस को, इस टाइप के लॉस को कवर कर सके। तो उसके बाद 1681 के अंदर फर्स्ट फायर इंश्योरेंस कंपनी क्या है, बनाई गई। उसके साथ साथ आपकी दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज भी आई, जैसे एक रेलवे पैसेंजर इंश्योरेंस कंपनी बनाई गई, जो बेसिकली क्यों बनाई थी कि जो नई नई ट्रेनें बनती हैं, रेलवे बनती है, रेल्स वगैरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाती है, अगर उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वो सिर्फ उसी टाइप का कवरेज क्या करती थी, प्रोवाइड करती थी। तो अगर हम बात करें फर्स्ट कंपनी जो थी आपकी जनरल इंश्योरेंस की, उसका नाम था टेरिटोन इंश्योरेंस। टेरिटोन इंश्योरेंस थी आपकी फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन टाइम के साथ साथ फिर क्या हुआ कि इनको नेशनलाइज किया गया। जैसे हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को नेशनलाइज किया गया, उसी तरीके से जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को भी क्या किया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। और नेशनलाइज करने के बाद 4 कंपनीज में उसको बांट दिया गया। वो 4 कंपनीज कौन कौन सी थी? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये 4 कंपनीज जनरल इंश्योरेंस की अलग अलग स्टैब्लिश की गई, डिफरेंट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को नेशनलाइज्ड करके। IRDA के रूल्स रेगुलेशन इसके ऊपर भी लागू हुए। और इसके अलावा जो फॉरेन पार्टिसिपेशन था, यानी कि कोई विदेशी कंपनी अगर काम करना चाहती है पार्टिसिपेशन के अंदर, तो उसको भी अलाउ किया गया, लेकिन उसकी जो साझेदारी थी वो सिर्फ 26% थी। तो ये हमारी कुछ हिस्ट्री थी जो हमने अभी पढ़ा कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कब और कहाँ कैसे शुरू हुई, और आज का जो उसका रूप है वो कैसे पहुंचा है। उसके बाद आपकी बुक के अंदर कुछ डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें 2 पार्ट में उसको बांटा गया है, एक है लीगल डेफिनेशन, एक है फंक्शनल डेफिनेशन। तो इसमें से कोई भी डेफिनेशन आप कर लेना जो इजिली आप क्या कर सको, अंडरस्टैंड कर सको। बेसिकली लीगल डेफिनेशन क्या कह रही है कि आपका जो इंश्योरेंस है, जिसको हम इंश्योरेंस जो टर्म है, वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट की कुछ फीचर्स होती है, किसी भी एग्रीमेंट को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे रहे हैं तो उसके लिए कुछ फीचर्स होना जरूरी है, और वो सारी फीचर्स आपकी किसके अंदर पाई जाती है, इंश्योरेंस के अंदर पाई जाती है। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, जिसमें एक पार्टी इंश्योरेंस कंपनी को क्या करती है, प्रीमियम पे करती है टाइमली, ताकि अगर कोई अनसर्टेनिटी फ्यूचर के अंदर आए, कोई लॉस हो, तो उसका कवरेज कौन दे, कंपनी पे। यहाँ पर एक बात समझने की है कि जो इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं, उसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक वो पार्टी होती है जो कि क्या कर रही है,
इंश्योरेंस कर रही है, जिसको इंश्योरर कहा जाता है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी। दूसरा वो व्यक्ति है जो इंश्योरेंस करवा रहा है, जिसको इंश्योर्ड कहा जाता है। तो इंश्योरर और इंश्योर्ड ये दोनों पार्टीज मिलकर क्या करती हैं, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, और इसके बदले में जो इंश्योर्ड है वो क्या करता है, प्रीमियम पे करता है, और जो इंश्योरर है यानी इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है, उसके लॉस की भरपाई करती है। इसके बाद है हम कुछ और इसके बारे में कुछ फीचर्स, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। हमने डेफिनेशन कर ली, हमने हिस्ट्री को पढ़ लिया है, तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े ही आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर भी हम एक बार इसको थोरोली समझने की कोशिश करेंगे कि इंश्योरेंस है क्या, विद द हेल्प ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है कि जो इंश्योरेंस है वो एक कोऑपरेटिव डिवाइस। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, आपसी सहयोग। आपसी सहयोग का मतलब क्या होता है कि इंश्योरेंस क्या होता है कि एक वो व्यक्ति जो प्रीमियम पे कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, इसी तरीके से बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी को क्या करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं। उसके बाद उस पैसे को उस व्यक्ति को हेल्प करने के लिए दिया जाता है, उसके लॉस की भरपाई करने के लिए दिया जाता है, जो कि किसी अनएक्सपेक्टेड लॉस को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। तो आपसी कोऑपरेटिव आप इसको कह सकते हो एक डिवाइस है जिसमें आपस में क्या करते हैं, कोऑपरेशन किया जाता है। कोऑपरेशन किस चीज के लिए, लॉस को कवर करने के लिए। इसके अलावा इंश्योरेंस क्या है, ट्रांसफर ऑफ रिस्क। मैंने बताया रिस्क को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। किसको ट्रांसफर किया जाता है, बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं। अब मान लीजिए मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, तो मैंने क्या किया, कंपनी को प्रीमियम पे, बाकी जो क्लाइंट है उन्होंने भी प्रीमियम पे किया। तो जो व्यक्ति किसी लॉस को, किसी हानि को फेस नहीं कर रहा है, और जो व्यक्ति फेस कर रहा है, उसके लॉस को, उसके रिस्क को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया उन लोगों तक, उस कंपनी तक जिसके वो क्लाइंट है, और वो कंपनी फिर क्या करती है, इकट्ठे हुए प्रीमियम से क्या करती है, लॉस की भरपाई करती है। तो एक तरीके से ट्रांसफर ऑफ रिस्क है। मैंने जो इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी उसको मैं फेस कर रही हूँ, मैंने अपने बेनिफिट के लिए ली थी। अगर मैं लॉस को फेस कर रही हूँ तो मैंने अपने रिस्क को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। जो रिस्क मेरे को खुद को वहन करना था, अब वो क्या कर दिया, मैंने दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर दिया। तो समय आने पर वो क्या करेंगे, मदद करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम फीचर की बात करें, प्रीमियम। प्रीमियम पे करना ही पड़ता है, जब तक आप इंश्योरेंस कंपनी को एनुअली प्रीमियम पे नहीं करोगे, इंश्योरेंस कंपनी आपके लॉस की कवरेज नहीं करेगी। प्रीमियम ये मैं पहले भी बताया है कि प्रीमियम की जो राशि है डिपेंड करती है आपके रिस्क के ऊपर, रिस्क कितना है, कम है ज्यादा है, अकॉर्डिंगली प्रीमियम क्या करेगा, फ्लक्चुएट। आगे है इंश्योरेंस की एक फीचर की, इंश्योरेंस कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई ट्रेडिंग नहीं है, ये एक सर्विस है। ठीक है, ये एक इंटेंजिबल है, इसमें हम चीजों को सेल नहीं करते, हम बेचते नहीं, प्रोडक्शन नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और वो सर्विसेज आप अवेल करते हो और अपने रिस्क को क्या करते हो, कम करते हो। एक पॉइंट और आता है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि जो इंश्योरेंस है वो क्या है, एक गैम्बलिंग नहीं। गैम्बलिंग का मतलब कि जुआ नहीं। जुआ क्या है, इलीगल होता है, जिसमें क्या है, हम पैसे लगा के आप जीत भी सकते हो और आप हार भी सकते हो, दोनों सिचुएशन। लेकिन उसमें जो रिस्क होता है, रिस्क हो भी सकता है और उसमें आपका बेनिफिट भी हो सकता है और आपके लिए जोखिम भी हो सकता है। लेकिन आपका जो इंश्योरेंस है वो प्योर रिस्क है। प्योर रिस्क का मतलब क्या होता है कि उसमें बेनिफिट होने की कोई चांस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिस्क को क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो गैम्बलिंग होती है, जो जुआ होता है जिसमें आप पैसा लगाते हो, वो एक जानबूझकर लिया गया रिस्क, अननेसेसरी रिस्क। उसको लेने की जरूरत नहीं है लेकिन आप लेते हो। लेकिन आपका जो इंश्योरेंस है वो आपका एक नेसेसरी रिस्क है, नेसेसरी है, आपको जरूरत है उसकी, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आगे है इंश्योरेंस एक चैरिटी नहीं है, दान नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते कि आपने इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पैसे दे दिए, आप दान कर रहे हो,
दान के बदले में आपको पुण्य मिलेगा और आपके जो लॉस होगी भविष्य में वो इंश्योरेंस कंपनी आपके पास आकर खड़ी हो जाएगी। इट इज नॉट अ चैरिटी, चैरिटी नहीं, क्योंकि चैरिटी जब आप कहीं पर देते हो तो उसके लिए प्री पेमेंट कुछ नहीं, कोई प्रीमियम आप पे नहीं करते, लेकिन आप जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रीमियम पे करना। इसमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी जिसका नाम है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसको ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने पॉलिसी ली है उसको जितना लॉस हुआ है वो लॉस, और जितना उसके कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज लिखी गई है कि इंश्योरेंस कंपनी इतने लॉस की भरपाई करे, यानी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन अमाउंट और एक्चुअल उसका लॉस विच एवर इज लेस, वो उसको क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा, यानी कि उसकी हानि की पूर्ति की जाएगी 100%। लेकिन इंडेमनिटी का जो प्रिंसिपल है वो सारी चीजों के ऊपर लागू नहीं होता। इंडेमनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितना लॉस हुआ है उसको आप एक्यूरेटली क्वांटिफाई कर सकते हो, यानी आप बता सकते हो कि 20,000 का नुकसान है, 50,000 का नुकसान है, 1 लाख का नुकसान है, और 1 लाख आपको कंपनी दे देगी, यानी कि आपकी 100% लॉस कवर हो गई। लेकिन कुछ एक ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें आप लॉस का जो एस्टिमेशन है वो 100% नहीं कर सकते। जैसे आपके लाइफ इंश्योरेंस है, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका कितने हजार का या लाख का नुकसान हुआ। तो लाइफ इंश्योरेंस आपके प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। दूसरा है जैसे पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो आप उसको भी इंडेमनिटी प्रिंसिपल के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते कि उसका कितना लॉस हुआ, तो ये भी एक्सक्लूडेड है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है इंश्योरेंस की कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है इंश्योरेंस आपको। नेक्स्ट है कि इंश्योरेंस आपके गुड फेथ के ऊपर डिपेंड करता है। गुड फेथ का मतलब कि मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहती हूँ, कंपनी के साथ मैं कॉन्टेक्ट कर रही हूँ, कंपनी अपनी पॉलिसीज के बारे में बता रही है, उसके एजेंट बता रहे हैं, मेरे फायदे मेरे नुकसान के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं अपनी सिचुएशन के बारे में बता रही हूँ, अगर मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, मैं बीमार हूँ नहीं हूँ, मेरी हेल्थ की सिचुएशन क्या है, तो वो दोनों पार्टीज क्या करेंगी, ओपनली और गुड फेथ में क्या करेंगी, आपस में कन्वर्सेशन करेंगी। कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी से अपने किसी भी इम्पोर्टेंट फैक्ट को छुपाएगी नहीं, तो इसे गुड फेथ कहा जाता है। तो बिना गुड फेथ के आपकी इंश्योरेंस काम नहीं करती है। दूसरा है कि मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक आप और भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर कि इंश्योरेंस दो टाइप की है, लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज जनरल इंश्योरेंस, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी आपको दोनों टाइप के जोखिम को मिनिमम या ट्रांसफर ऑफ रिस्क आप कर सकते हो, चाहे वो लाइफ का रिस्क हो या फिर आपके वो नॉन लिविंग थिंग्स का रिस्क हो। तो अभी अगर हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो ये हमने अभी किया कि आपका इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, मतलब सिद्धांत क्या, सिद्धांत सिद्धांत क्या होती है जिसके ऊपर कोई भी चीज बेस्ड होती है, अगर वो सिद्धांत किसी भी मेन थ्योरी में से निकाल दिया जाए तो थ्योरी का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इसी तरीके से जो इंश्योरेंस आपका काम करती है, हमने ये जो बातें अभी पढ़ी ना कि इंश्योरेंस इंडेमनिटी का प्रिंसिपल है या गुड फेथ पे डिपेंड करता है, ये गैम्बलिंग से अलग है, इसके अंदर जनरल इंश्योरेंस भी आती है, लाइफ इंश्योरेंस भी आती है, तो ये जो सारी चीजें क्या है, ये आपको इंडिकेट करती हैं कि ये इनके बिना आपका इंश्योरेंस अधूरा है, आप उसको वर्किंग में नहीं ला सकते। प्रिंसिपल की सहायता से ही कोई थ्योरी आपकी क्या होती है, एक्टिवेट होती है और वर्किंग में आती है। तो उसी उन्हीं कुछ सिद्धांतों को हम इंश्योरेंस के रिगार्डिंग एक बार समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब आप किसी चीज को इंश्योरेंस करवाना चाहते हो और जिस चीज का इंश्योरेंस करवाना चाहते हो उसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयर है,
एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता। एम्प्लॉयर क्यों करवाएगा किसी एम्प्लॉयज की लाइफ इंश्योरेंस? नहीं करवाएगा, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है उसमें। लेकिन एक हस्बैंड अपनी वाइफ का कराएगा, एक हस्बैंड अपने बच्चों का कराएगा, एक वाइफ अपने बच्चों का कराएगी, माँ बाप का करवाएगी, क्योंकि उनकी लाइफ में उनका क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट। तो जब भी आप पॉलिसी लेते हो तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। लेकिन सभी पॉलिसी के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जब आप पॉलिसी ले रहे हो, कुछ एक पॉलिसीज ऐसी होती है कि जब आप पॉलिसी ले रहे हो उस टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी होता है, और कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है कि जब आपका लॉस होता है और आप क्लेम कर रहे हो उस टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। तो कौन कौन सी है वो? जैसे आपके जो लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस की जब भी आप पॉलिसी लोगे, तो जब आप पॉलिसी ले रहे हो तो लेते टाइम आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। लेकिन जब आप क्लेम करोगे तो क्लेम करते हुए आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो ये जरूरी नहीं। ठीक है। उसके बाद आपका जो मरीन इंश्योरेंस होता है, यानी समुद्री बीमा हम जिसको कहते हैं, तो समुद्री बीमा में क्या होता है कि जब आप पॉलिसी ले रहे हो तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जरूरी नहीं, लेकिन जब आप क्लेम करोगे तो क्लेम करते हुए आपका क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। और बाकी जो आपकी जितनी भी पॉलिसीज, बाकी अदर टाइप की इंश्योरेंस बच गई, इन दोनों को छोड़कर, यानी लाइफ इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस को छोड़कर, उसमें दोनों ही टाइम आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी कि जब आप पॉलिसी ले रहे हो तो भी होना चाहिए, और जब आप क्लेम कर रहे हो तो भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपकी इंश्योरेंस में ये प्रिंसिपल नहीं है तो आपकी इंश्योरेंस वर्किंग नहीं हो सकती। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है? अब इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लीजिए मैंने किसी इंश्योरेंस कंपनी से एक पॉलिसी ली, ठीक है, और मेरे को कोई लॉस हो गया है जिसके लिए मैंने पॉलिसी कवरेज ली थी, तो उसके लिए मेरा जो लेनदार है, जो देनदार है, सॉरी, जो डेटर है, वो कौन बन गया है? इंश्योरेंस कंपनी बन गई है। मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन मुझे जो लॉस हुआ है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कंपनी, सेकंड पार्टी मैं खुद हूँ, मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, लेकिन मुझे जो हानि हुई है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुई। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी तो आपको पेमेंट करेगी चाहे वो किसी भी पार्टी की वजह से आपको लॉस हुआ हो, लेकिन जिस व्यक्ति की वजह से लॉस हुआ है उसके ऊपर वो क्या कर सकती है? केस कर सकती है, और उससे वो राशि वसूल कर सकती है जो उसने मुझे पे की। इसके अलावा अगर उसको कुछ खर्चे वगैरह होते हैं केस करने में तो वो खर्चों की भी भरपाई कर सकती है। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि किसी व्यक्ति ने घर बनाया था, उसका घर क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, टूट गया, और वो टूटा किसकी लापरवाही से? उसके पड़ोसी की वजह से। ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी तो उसको क्या करेगी? मान लीजिए उसका 10 लाख का इंश्योरेंस था, तो 10 लाख रुपए उसने क्या करते? इंश्योरेंस कंपनी ने दे दी। लेकिन कंपनी क्या करेगी? साइड बाय साइड उसके पड़ोसी के ऊपर भी क्या करेगी? कोर्ट केस करेगी कि आप उसकी वजह से ये लॉस हुआ है। ठीक है। तो उस चीज को अ, अ, लेकिन इसके अलावा जो खर्चे होंगे वो भी उससे क्या करेगी? वसूल करेगी। तो उसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, यानी एक क्रेडिटर के सारे अधिकार आपके पास आ जाते हैं। क्रेडिटर यानी लेनदार, आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्रेडिटर के सारे राइट उसके पास चले जाएंगे, और वो उसी तरीके से बिहेव कर सकते हैं जैसे क्रेडिटर या लेनदार कर सकते हैं। दो प्रिंसिपल हमने किए, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोबारा से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? ये बेसिकली कब अप्लाई होता है? जब कोई व्यक्ति पॉलिसी एक इंश्योरेंस कंपनी से ना लेकर कई इंश्योरेंस कंपनी से इकट्ठे ले लेता। मान लीजिए मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, मैंने ए कंपनी से भी ले ली, बी से भी ले ली, सी से भी ले ली और डी से भी ले ली, और जब मेरे को लॉस होगा, जब मैं क्लेम करूंगी, तो मेरे पास ये राइट है कि मैं किसी एक कंपनी को अपना क्लेम सेंड कर सकती हूँ, क्लेम कर सकती हूँ एक कंपनी से, या सारी कंपनी से प्रोपोर्शनेटली भी क्लेम कर सकती हूँ। अब मान लीजिए मेरा जो क्लेम था वो 5 लाख रुपए का था, और मैंने ए कंपनी को वो क्लेम कर दिया
कि मेरे 5 लाख का नुकसान हुआ है और आप मुझे दो, लेकिन पॉलिसी तो उसने 4 कंपनियों से ले रखी है। तो जो एक कंपनी है वो क्या करेगी, 5 लाख का प्रोपोर्शनेटली जो अमाउंट है वो बी से, सी से और डी से क्या करेगी, कलेक्ट करेगी और आपको पे कर देगी। क्लियर है? और ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि 5 लाख का नुकसान अगर आपको हुआ है तो आप उसमें 1-1 लाख रुपए अलग अलग कंपनी से क्या कर सकते हो, क्लेम भी कर सकते हो। तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। आगे है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको कि गुड फेथ होना चाहिए आपस में, तभी हम एक दूसरे को अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सच्चाई हमें बता देनी चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए। आगे है प्रिंसिपल ऑफ कोज प्रॉक्सिमा। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी आपको लॉस होगा तो लॉस की जो वजह होगी, जो रीजन होगा, वो निकटतम होना चाहिए। यानी लॉस की का जो कारण इंश्योरेंस कंपनी देखेगी वो नियरेस्ट कोज देखेगी। आपका जो दूर का कारण है वो भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ, लेकिन इमीडिएट जो रीजन है उसके बेस के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम की भरपाई करेगी। इसको एक एग्जांपल से समझाया गया आपकी बुक के अंदर कि एक आपका केस दिया गया 1887 में हैमिल्टन वर्सेस पेनड्रोफ का। इसमें क्या था, एक समुद्री जहाज था, शिप थी, शिप का बीमा करवाया हुआ था। और बीमा किसके कारण था, किस बेस पे था कि अगर पानी में डूब जाने की वजह से अगर कोई लॉस होता है पानी की वजह से, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या करेगी, लॉस की भरपाई करेगी। लेकिन हुआ क्या, शिप के अंदर एक चूहे ने बिल कर दिया और बिल की वजह से पानी शिप के अंदर भर गया और जहाज क्या हो गया, डूब गया। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि आप क्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं क्लेम कर सकते? क्योंकि जो कारण है वो चूहे के काटने की वजह से है कि बिल हुआ। लेकिन कहा, जब केस किया गया तो सामने बात क्या हुई कि आप दूर के कारण को नहीं मानोगे, आप निकटतम रीजन को देखो। उसने बिल किया है बाद में, लेकिन पानी भर गया उसके अंदर, तो पानी की वजह से ही लॉस हुआ है। तो पानी की वजह से ही लॉस हुआ है, तो पानी को ही उसको क्या माना गया, निकटतम कारण माना। तो और उसको क्या हुई, पूरी भरपाई की गई उसके रीजन की, जो भी उसका लॉस था, लॉस को उसका क्लेम पूरा किया। लास्ट प्रिंसिपल है बेटा कि प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, कम करना। ठीक है, जब आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, फेस कर रहे हो, मान लो आप किसी समस्या में आ गए, आप एक्सीडेंट की सिचुएशन को फेस कर रहे हो, आपके सामान में आग लग गई है, तो आप कोशिश करोगे कि कम से कम नुकसान। ठीक है, यानी जो लॉस एक्सपेक्टेड है, होने जा रही है, उसको आप क्या हो, मिनिमाइज करने का प्रयास आप करो। तो ये माना गया है कि आप ये नहीं कहोगे कि आग लग गई तो लगने दो, इंश्योरेंस तो करवा ही रखा है, अपने आप इंश्योरेंस कंपनी फुल कवरेज दे देगी। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। दैट इज योर लास्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो हमने इंश्योरेंस का एक बेस थोड़ा सा समझने की कोशिश की। व्हाट इज इंश्योरेंस बेटा, इसकी हिस्ट्री हमने पढ़ी, उसके बाद बेटा हमने इसके प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं। ठीक है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस करी। तो इसका जो मीनिंग है थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन आपको समझ में आया होगा। हल्का सा एक, आज के लिए इतना काफी है। एक बार मैं अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो बेटा पूछ सकते हो आप। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। आ रही है बेटा? कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है पॉइंट? मैम हेडिंग्स को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया करो, नोट
कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास है ना बेटा इंग्लिश मीडियम की बुक है। ओके मैम। हाँ, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि हेडिंग को मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँ। तो आज का जो टॉपिक हुआ है उसमें कोई ऐसी चीज हो जो क्लियर ना हुई हो, जो आप कह रहे हो कि हेडिंग को इंग्लिश में बोलने की वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हुई है, कोई पॉइंट है ऐसा? नहीं मैम, पॉइंट तो क्लियर है ना, फिर मीनिंग समझ में नहीं आता ना, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, तो आज कोई कंफ्यूजन है? नहीं जी नहीं। नहीं है? नहीं मैम। आप, हाँ, आप क्या करोगे बेटा, जो करवाया है ना एक बार बुक में थोरोली इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है? यस मैम। साथ के साथ धीरे धीरे जितना हो पाएगा उतना हम कवर करने की कोशिश करेंगे अपने सिलेबस को। और नेक्स्ट टाइम हिंदी में हेडिंग्स को, और किसी को प्रॉब्लम है लैंग्वेज की वजह से आवाज वगैरह क्लियर ना आ रही हो? अपने आप को एक बार सभी अनम्यूट करो बेटा। अनम्यूट करो एक बार। हाँ जी, कोई और दिक्कत है बेटा किसी को, आवाज वगैरह की कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? नो मैम जी। आशीष और अक्षय क्लियर और, है मैम। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही थी अच्छी? क्लियर है। यस मैम। अच्छा, आपके लिए मैं घर पे थोड़ा सा काम दे देती हूँ ताकि हम टाइम के ऊपर अपना थोड़ा सा टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाए। जो आज करवाया है बेटा इसको तो एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है? आगे एक नेक्स्ट पॉइंट है नीड और इम्पोर्टेंस। इंश्योरेंस की नीड और इम्पोर्टेंस क्या है, एक बार उसको रीड कर लेना बस। उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। इसका बेनिफिट क्या रहेगा कि आपको टॉपिक जल्दी से समझ में आ जाएगा और आपके माइंड में जो क्वेश्चंस रेज होंगे, जब आप रीड करते हो ना बहुत सारी चीजें हमें उस टाइम ध्यान आती है कि ये चीज क्या होती है हमें पता नहीं। उन चीजों को आप नोट कर लेना, फिर हम कल सेम टाइमिंग रहेगी आपकी, और उस टाइम फिर आप वो क्वेश्चंस पूछ लेना। ओके? किताब Okay, it's over for today. Thank you so much.